जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इतिहास चैप्टर 1। जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर का क्या नाम है? यूरोप जो है एक महादेश है और वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उजागर होना। अपने राष्ट्र का मतलब होता है देश। राष्ट्र का मतलब देश। कहता है एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सार्जियो ने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। फ्रांसीसी कलाकार जिनका नाम था फ्रेडरिक सार्जियो, जिनका क्या नाम था? फ्रेडरिक सार्जियो। उन्होंने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई? 4 चित्रों की। इनमें उसने सपनों के एक संसार की रचना की जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। उसने सपनों का एक संसार रचा। उन्होंने सपना देखा कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। उन्होंने जो सपना देखा वह किससे बना था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से। इस श्रृंखला के प्रथम चित्र में अमेरिका और यूरोप के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी पंक्ति में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। चित्र में दिखाया गया है कि सभी स्त्री पुरुष, सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोग एक लंबी पंक्ति में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको यह याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उस समय कलाकार जो थे स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके हाथ में है। यहाँ भी ज्ञानोदय को आप पहचान सकते हैं जो उसके हाथ में है। तथा दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, और दूसरा जो हाथ में है वह मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने धरती पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सार्कियो के कल्पना 10 यूटोपिया में विश्व के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनकी राष्ट्रीय पोशाक और कपड़ों से होती है। उनकी जो पहचान है वह किससे होती है? तो राष्ट्रीय पोशाक और कपड़ों से होती है। स्वतंत्रता की संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वतंत्रता की संयुक्त राज्य अमेरिका जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जिसकी क्रांति तिरंगे से पहचान की जा सकती है। फ्रांस जो है जिसकी क्रांतिकारी जो हैं वह किससे पहचान की जा सकती है? तिरंगे से। किससे? तिरंगे से। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसने पीछे जर्मनी के लोग हैं। अभी भी वह प्रतिमा के पास पहुंचा था, उसके पीछे जर्मनी के लोग थे जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे थे। कैसा झंडा थामे थे? काला, लाल और सुनहरा। यह दिलचस्प बात है कि जिस समय सार्जियो ने यह छवि निर्मित की जर्मन लोग तब तक भी संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों के अभिव्यक्ति हैं जिनमें कई जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के पश्चात ऑस्ट्रेलिया 2 सिलसिलों की राजशाही लामबार्डी इंग्लैंड, पोलैंड, आयरलैंड, रूस और हंगरी के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत तथा फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल विश्व के राष्ट्रों के मध्य भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस पाठ में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सार्जियो ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा जिसने यूरोप के मानसिक और राजनीतिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। 19वीं सदी के दौरान, जब 19वीं सदी की था तो उस समय राष्ट्रवाद की एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा। क्या उभरा? राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा जिसने यूरोप के मानसिक और राजनीतिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। भारी क्या कर दिया? परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप एक बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों की जगह राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक से अधिक राज्य की गतिविधियां
गतिविधियां तथा विचार विकसित हो रहे थे, जिससे राष्ट्र रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुत्व एक केंद्रीय शक्ति की थी। परंतु राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों अपितु उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अंतकाल से नहीं थी, यह नेताओं और संघर्षों तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह पाठ उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्रराज अस्तित्व में आए। हम लोग इस पाठ में उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्रराज अस्तित्व में आए। अब हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रराज का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार 1789 में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके सारे विभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। किसका? निरंकुश। निरंकुश शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिस पर राजा अपनी मनमानी से शासन चलाते हैं। राजा अपनी क्या करते हैं? मनमानी से शासन चलाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से जो संवैधानिक और राजनीतिक बदलाव हुए उनमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। कहते हैं कि जब फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ, वहाँ पे संवैधानिक और राजनीतिक बदलाव हुए, उनसे जो प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में क्या हो गया? हस्तांतरित हो गए। क्रांति ने यह घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, तब ही उनकी नीति तय करेंगे। वहाँ पे घोषणा कर दिया गया कि अब जो भी नीति कानून बनेंगे वह कौन बनाएगा? वहाँ के राष्ट्र का, वहाँ के लोग बनाएंगे, उस देश के नागरिक बनाएंगे। शुरुआत से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। अब यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन कौन से कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो गई। तो जवाब लिखेंगे, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो गई। पहला था पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर जोर दिया। वहां पे क्या किया गया? पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों पर संयुक्त बल दिया गया। ठीक है, आगे कहता है कि संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। संविधान के अंतर्गत सभी को एक समान अधिकार दिया गया। अतः एक नई फ्रांसीसी झंडे तिरंगे को चुना गया। और क्या किया गया? एक नए फ्रांसीसी तिरंगे झंडे को चुना गया जिससे पहले के राजध्वज की जगह ले ली, यानी बदल दिया गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। अब वहां पे जो स्टेट जनरल का जो चुनाव हो रहा था वह नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। किसका नाम? स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई शपथें ली गई, नई स्तुतियां रची गई, शहीदों का गुणगान किया गया और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ, है ना। एक कदम उठाया गया था। एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली लागू की गई जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क खत्म कर दिए गए। नए नापतोल की विधि अपनाई गई। क्षेत्रीय बोलियों को उत्साहित किया गया। तब पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। कौन सी भाषा बन गई? तो फ्रेंच। कौन सी? क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह लक्ष्य और भाग्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। अब क्रांतिकारी थे यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह लक्ष्य और भाग्य था। यानी क्रांतिकारियों ने कहा कि हम लोगों का लक्ष्य था, हम लोगों का भाग्य था कि यूरोप के जो लोग हैं वह निरंकुश शासकों से क्या हो गए? मुक्त हो गए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के इन लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में सहायता करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र और शिक्षित मध्यवर्गों के इन श्रेष्ठ जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। जब पता चला कि जो फ्रांस है वहाँ पे जो हैं उन लोगों को निरंकुश शासकों से आज़ादी मिल गई है, तो यह
चर्चा कहाँ होने लगी? तो यह चर्चा फ्रांस की घटना जो यूरोप में भी होने लगा। वहाँ के लोग भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनके अभियानों और गतिविधियों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के प्रारंभ होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन में नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे कई सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले से ही प्रारंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को समाप्त किया। अब क्या किया गया? फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर राजतंत्र को वापस कर लिया गया और नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को समाप्त किया था। किसको समाप्त किया था? प्रजातंत्र को। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक कुशल और तर्कसंगत बन सके। 1804 की नागरिक संहिता कब हुई थी? 1804 में, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की जर्मन चित्रकार नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। जो जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार था, कुछ ऐसे अधिकार थे जो लोगों को जन्म से प्राप्त हो जाते थे, तो उन्हें खत्म कर दिया गया। उसने कानून के समक्ष संपत्ति और बराबरी के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। उन्हें कानून में दिखाया गया कि संपत्ति और बराबरी के अधिकार जो है सबसे अच्छा है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन सभी क्षेत्रों में भी लागू किया गया। स्विट्जरलैंड, डच गणतंत्र, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को आसान बनाया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया ताकि किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। क्या कर दिया गया? वहाँ पे जो प्रशासनिक विभाजन था उसको आसान बना दिया गया। जो सामंती व्यवस्था था उन्हें समाप्त कर दिया गया। किसानों को जो कर देना पड़ता था उसे खत्म कर दिया गया। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। संचार और यातायात व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, मजदूरों, कारीगरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी सकी। उद्योगपति और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक पर यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में पूंजी और वस्तुओं के आवागमन में सहूलियत होगी। परंतु जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में कई स्थानों जैसे स्विट्जरलैंड और हॉलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रेसलेस, मिलान, मेंज और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह जोरदार स्वागत किया। एकदम बहुत जोर शोर से इनका स्वागत किया गया। लेकिन यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जब यह स्पष्ट होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, सेंसरशिप, बढ़े हुए कर और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रही क्षति प्रशासनिक परिवर्तनों से मिली लाभों से कहीं ज्यादा नजर आने। अब अगला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। कहाँ पे? यूरोप में किसका निर्माण? राष्ट्रवाद। राष्ट्र का मतलब होता है, राष्ट्र का मतलब देश होता है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? और राष्ट्रवाद का मतलब अपने देश के प्रति प्रेम उजागर होना। अपने देश के प्रति प्रेम उजागर होना। यदि आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के मानचित्र को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि याद है। अगर आप मानचित्र को देखते हैं 18वीं सदी के, तो आप जिस प्रकार के आज के वहाँ जो राष्ट्र जो हैं वह पहले नहीं था, जिन्हें आज हम इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाहियों, कैंटनों और डचियों में बटे हुए थे। यानी जो भी नाम हम लोग जानते हैं, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यह नाम पहले नहीं था। यूरोप जिनके शासकों के स्वामित्व क्षेत्र थे, मध्य और पूर्वी यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। वह यूरोप जो था निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे तथा इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान अथवा किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। वे किसी भी सामूहिक पहचान या तो समान संस्कृति के भागीदार नहीं मानते
थे। अक्सर वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। उसमें जितने भी लोग रहते थे वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे और वे विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के लिए यह ऑस्ट्रेलिया हंगरी पर शासन करने वाला हेबसबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग जनसमूहों और क्षेत्रों को जोड़कर बना था। जो ऑस्ट्रेलिया हंगरी पर जो शासन करने वाला जो हेबसबर्ग था वह कई प्रकार के अलग अलग जनसमूहों और क्षेत्रों से जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के ट्रियाल, सुडेनेटन और ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग अधिक थे। हेबसबर्ग साम्राज्य में वेनेसिया और लॉम्बार्डी जैसे इतावली भाषी प्रांत में शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मेग्यार भाषा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल किया करते थे। गालिसिया में कुलीन। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। सबसे पहले दिया गया है नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन जो था वह इटली पर हमला 1797 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1797 में किया था। अगला नेपोलियन का पतन जो था 1814 से 1815 में हुआ और उसी समय वीना शांति संधि भी हुआ था। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो प्रारंभ हुआ था वह डेट था 1821। फिर फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतावली, जर्मन, मेग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। कब था वह डेट? था 1848 का। वह डेट क्या था? अगला इटली का एकीकरण जो था 1859 और 1870 के बीच हुआ था और जर्मनी का एकीकरण जो था 1866 और 1871 के बीच था। 1905 में हेबसबर्ग व ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता। कहता आगे कि इन प्रभावशाली समूहों के अतिरिक्त हेबसबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के अंदर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन तथा स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेनियंस, दक्षिण में कोरियट तथा पूरब की ओर ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन विभिन्न प्रकार के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद का विचार कैसे उभरा? अब हम लोग पढ़ेंगे कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। तो राजनीतिक और सामाजिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। अगर हम बात करें राजनीतिक और सामाजिक रूप से, किसके रूप से? राजनीतिक और सामाजिक रूप से, तो वहां पे जो जमीन था उन जमीनों का मालिक कौन था? कुलीन वर्ग के लोग। कौन थे? कुलीन वर्ग के लोग। और वही लोग वहां के ताकतवर, शक्तिशाली और अमीर माने जाते थे। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्यापक थी। वे शहरी हवेलियों और ग्रामीण इलाकों में जायदाद के मालिक थे। वे था उनका जो घर था, उनका जो जायदाद था वह शहरों में था, हवेलियों में था और ग्रामीण क्षेत्रों में भी था। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के मध्य में वे फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। वे शादी विवाह भी करते थे, लेकिन यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। लेकिन जब उनकी जनसंख्या की बात करें तो एकदम छोटा था। क्या था? छोटा था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। वहाँ के जो लोग थे वह अधिकांश क्या थे? कृषक थे। क्या थे? कृषक का मतलब क्या होता है? किसान। क्या थे? किसान थे। पश्चिम में अधिकतर जमीन पर छोटे काश्तकार और क्रियादार खेती करते थे। वही पश्चिम दिशा की बात करें तो वहाँ पे क्रियादार यानी बटहिया खेती करते थे, जबकि मध्य पूर्वी यूरोप में भूमि विशाल जहागीरें बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। कौन खेती करते थे? भूदास। कौन खेती करते थे? मध्य और पश्चिमी यूरोप के हिस्सों में व्यापार और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में
औद्योगिक 18वीं सदी के दूसरे भाग में शुरू हुआ, लेकिन जर्मनी और फ्रांस के राज्यों कुछ भागों में 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। अब हम लोग अगला पॉइंट की बात करते हैं, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। जो उदारवादी थे उनके राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। 19वीं सदी की शुरुआत दशकों में यूरोप में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। अगर हम 19वीं सदी की बात करें तो वह उस समय यूरोप के जो राष्ट्रीय एकता थी और उनसे संबंधित उनका जो विचार था उदारवाद से मिलता जुलता था। यानी उदारवाद शब्द लातिन भाषा के मूल लीबर पर आधारित है। जो उदारवाद शब्द है वो लातिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिनका अर्थ है आजाद। जिनका अर्थ क्या होता है? आजाद होता है। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति के लिए आजादी। अगर हम उदारवाद का अर्थ समझें तो उदारवाद का अर्थ था लोगों की आजादी। क्या अर्थ था? लोगों या व्यक्तियों की आजादी और कानून के समझ सबकी बराबरी, यानी किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर बल देता था जो आपसी सहमति से बनी हो। अगर हम बात करें राजनीतिक रूप से, तो राजनीतिक रूप से जो उदारवाद था एक ऐसी सरकार पर बल देता था जो क्या था? सबके लिए बराबर हो। सबके लिए क्या हो? बराबर हो, जो आपसी सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात से पादरी वर्ग उदारवाद, निरंकुश शासक के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी जोर देते थे। वह जो थे 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की जो अनिवार्यता पर भी क्या करते थे? जोर देते थे। परंतु यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए माताधिकार के पक्ष में था। आपको याद होगा कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, तो वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। अगर हम बात करें कहाँ के बारे में, अगर हम बात करें फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस में वही लोग वोट दे सकते थे। पहला तो वोट वहां सिर्फ पुरुष दे सकते थे, और उसमें से वह पुरुष जो क्या हो? अमीर हो। जो क्या हो? अमीर हो, संपत्तिवान हो। गरीब लोगों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। संपत्ति विहीन पुरुष और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। जेकोबिन शासन के समय केवल थोड़े समय के लिए ही सभी वैश्य पुरुषों को अधिकार प्राप्त था। जिस समय जेकोबिन शासन वहाँ चल रहा था उस समय सभी लोगों को मत देने का, वोट देने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवश्य दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं तथा पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं तथा संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। क्या चलाए? विरोध आंदोलन चलाए। अब हम लोग बात करेंगे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। अब क्या आता है? एक नया रूढ़िवाद। कहता है सन 1815 में नेपोलियन की हार के पश्चात यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। नेपोलियन की हार कब होती है? 1815 में। कब होती है? 1815 में। जब उनकी हार होती है तो सरकारें जो थी रूढ़िवादी की भावनाएं से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि समाज और राज्य के स्थापित परंपरा संस्थाएं जैसे राजतंत्र, सामाजिक ऊंच नीच, चर्च, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी ज़्यादातर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र और जैसी प्रारंभिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की शक्ति को ज़्यादा मजबूत और कारगर बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, भूताश और सामंतवाद की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। सन 1815 में रूस, ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। किसको हराया था? नेपोलियन को। किसने किसने? तो रूस, ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने, सभी लोग आपस में मिलकर नेपोलियन को हराया था। कब हराया था? 1815 में। कब हराया था?
के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। तो वे लोग इन्हें खत्म करने के लिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए एक बैठक की गई। कहाँ पे? वियना में। कहाँ पे? वियना में। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूमी मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने सन 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे कई बदलावों को समाप्त करना था जो नेपलाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया तथा फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर अनेक राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, तथा दक्षिण में पिडामेंट में जेनेवा जोड़ दिया गया। ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया, जबकि प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाकों दिए गए। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। रूस को पूर्व में पोलैंड का एक हिस्सा प्रदान किया गया, जबकि प्रसा को सेक्सेनी का एक हिस्सा दिया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली थी जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे असहमति और आलोचना बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारें की वैधता पर सवाल उठाती थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोगों का है क्रांतिकारी। अगला पॉइंट क्या है? क्रांतिकारी। ये अब ध्यान से सुनना, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। किस टॉपिक से? क्रांतिकारी से। कहाँ से? क्रांतिकारी से। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने कई उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। 1815 के बाद दमन के भय ने, जो दमन में जो भय फैला था उसके कारण कई उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, यानी कि उन्हें पीछे, अपना पैर पीछे मोड़ लिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना तब विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर सामने आया। अब धीरे धीरे संगठन बनाया जाने लगा जहां लोगों को प्रशिक्षित किया जाता था, उन्हें क्रांतिकारी के बारे में सिखाया जाता था, उन्हें समझाया जाता था, अपने देश के प्रति प्रेम उजागर करने की बातें बताई जाती थी। उस समय क्रांतिकारी होने का अर्थ उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के पश्चात स्थापित की गई थी। उस समय क्रांतिकारी होना मतलब सरकार के विरुद्ध आना था, सरकार के साथ ही मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। अधिकतर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को स्वतंत्रता के संघर्ष का एक अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जोसेफे मैतेस्नी। एग्जाम में 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता था कि जोसेफे मैतेस्नी कौन था? जवाब होगा जोसेफे मैतेस्नी इटली का एक क्रांतिकारी था। कौन था? जोसेफे मैतेस्नी कौन थे? इटली का एक महान क्रांतिकारी। कौन थे? इटली के एक महान क्रांतिकारी। उनका जन्म जेनेवा में, उनका जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। किनका जन्म? किनका जन्म? जोसेफे मैतेस्नी का जन्म कब हुआ था? 1807 में। कहाँ हुआ था? इटली में। कौन थे? तो इटली के एक महान क्रांतिकारी। कौन थे? इटली के एक महान क्रांतिकारी। तथा वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। किसका सदस्य बन गया? कार्बोनारी का। किसका बना? कार्बोनारी का। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। उन्होंने लिगुरिया में एक बार क्रांति किया, एक बार क्या किया? क्रांति किया। उस समय उनका उम्र 24 साल था, तो उन्हें क्या कर दिया गया? बहिष्कृत कर दिया गया, उसका बहिष्कार कर दिया गया। उसके बाद उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। अब वे 2 संगठन बनाते हैं। पहला था मार्सई में अंग इटली और दूसरा बर्न में अंग यूरोप। एग्जाम में 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि जोसेफे मैतेस्नी ने किन 2 संगठनों की स्थापना किया? तो आंसर होगा मार्सई में अंग इटली, मार्सई में यंग इटली, और दूसरा जो था बर्न में अंग यूरोप। एक था अंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप, जिसके सदस्य
पोलैंड, इटली, फ्रांस और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले जुआ थे। मैतेस्नी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। ठीक है, अब क्रांतियों का युग जो 1830 से लेकर के 1848 तक चला था। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी शक्ति को और मजबूत बनाने का प्रयास किया, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रवाद और उदारवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। जैसे जैसे रूढ़िवादी जो थे ये अपनी शक्ति को और मजबूत बनाने का प्रयास किया, तो यूरोप के अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रवाद और उदारवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। जो लोग राष्ट्रवाद थे, जो उदारवाद थे, उनका नाम क्रांतिकारी दे दिया गया। उनका नाम क्या दे दिया गया? क्रांतिकारी। जर्मनी और इटली के राज्य ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, पोलैंड और आयरलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, क्लर्क, स्कूली अध्यापक और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यवर्ग के लोग शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? तो प्रोफेसर थे, क्लर्क थे, स्कूली बच्चे थे, अध्यापक थे और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। फ्रांस में पहला विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछा जाए कि फ्रांस में पहला विद्रोह कब हुआ, तो जवाब होगा जुलाई 1830। जुलाई 1830। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। जो रूढ़िवादी था, जिन्हें 1800 के बाद सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी ने उखाड़कर फेंक दिया। उनकी जगह एक संवैधानिक गणतंत्र गठित किया गया, जिनका अध्यक्ष लुई फिलिप था। अब आता है एक मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब का बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? मेटरनिक का। किसका कथन है? मेटरनिक का। जुलाई क्रांति से ब्रेसलेस में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। एक घटना हुआ, उस घटना ने क्या किया? संपूर्ण यूरोप के जो शिक्षित अभिजात थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनकी राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। उनमें राष्ट्रीय भावनाओं का क्या किया? संचार किया। वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं सदी से जो यूनान था वह किसका था? वह ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रकृति से यूरोप में यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में शुरू हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कलाकारों और कवियों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की, तो एक मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ यूनान के संघर्ष के लिए एक जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन के धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए। जब 1824 में बुखार से उनका देहांत हो गया। अंततः सन 1832 की कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। कब यूनान कब स्वतंत्र हुआ? 1832 में। कब हुआ? किस संधि से? कुस्तुनिया संधि से। किस संधि से? कुस्तुनिया संधि से। अगला है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। कहता है राष्ट्रवाद का विकास केवल क्षेत्रीय विस्तार और युद्धों से नहीं हुआ। अगर हम राष्ट्रवाद का विकास अगर देखें तो सिर्फ क्षेत्रीय विस्तार और युद्धों से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। काव्य कला, संगीत और कहानियों किस्सों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने तथा व्यक्त करने में सहयोग दिया। आओ अब हम रूमानीवाद को देखें। अब किसको देखें? रूमानीवाद को, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कवियों और कलाकारों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मनन की आलोचना की, तो उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया।
उनकी कोशिश थी कि एक साझा संस्कृति, अतीत और एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति को राष्ट्र का आधार बनाया गया। अब हम लोगों का अगला पॉइंट है उदारवादियों की क्रांति। किसकी क्रांति? उदारवादियों की क्रांति। उदारवादी कहते किसको हैं? जिसमें उदारता की भावना हो। किसकी भावना हो? जिसमें अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवासियों के प्रति उदारता की भावना हो। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग की एक क्रांति भी हो रही थी। जब 1848 में लोग भूखमरी के कारण, अकाल के कारण लोग हड़ताल कर रहे थे, तो उसी से जो पढ़े लिखे लोग थे वह विद्रोह कर रहे थे। तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्यवर्गीय की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटना से राजा को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। 1848 में घटना होता है जिनके कारण राजा को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ता है और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो पुरुषों के सार्वजनिक माताधिकार पर आधारित था। यूरोप के इन भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे इटली, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया तथा एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, संगठन बनाने की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी तादाद में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सब जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद का अपना स्थान ग्रहण किया। कितने सदस्य? 831। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंप दी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब निर्वाचित प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। जब उन्होंने चाहा कि हम लोग अपना जो राजा है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को बनाएंगे, तो सभी उस राजा ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। राजा बनने से, ताज पहनने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां सेना और कुलीन वर्ग का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर पड़ गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव ज्यादा था, जिन्होंने कारीगरी और मजदूरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया तो असेंबली भंग कर दी गई। अगला हम लोग जानेंगे जर्मन और इटली का निर्माण। अब हम लोग जानेंगे कि जर्मनी और इटली का निर्माण किस प्रकार हुआ। 1848 के पश्चात यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रांति और जनतंत्र से अलगाव होने लगा। 1848 के पश्चात यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रांति और जनतंत्र से अलगाव होने लगा। राज की सत्ता को बढ़ाने और संपूर्ण यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व जमाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। अब राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए, संपूर्ण यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व जमाने के लिए उन्होंने रूढ़िवादियों ने क्या किया? राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिसमें इटली और जर्मनी एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। क्या? जैसा कि आपने अध्ययन किया है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्यापक थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को संगठित करके एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयत्न किया था। लेकिन राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल फौज की ताकत और राजशाही ने मिलकर दबा दी। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया तथा उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, जिसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की नौकरशाही और सेना की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और डेनमार्क से 3 युद्धों में प्रसा को विजय प्राप्त हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में
वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यानी जर्मनी का एकीकरण 1871 को होता है और वहाँ का सम्राट जो है विलियम प्रथम को बनाया जाता है। 18 जनवरी 1871 की सुबह अत्यधिक ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों तथा प्रमुख मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क सहित प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के शीश महल में हुई। सभा ने प्रशा के काइगर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया प्रशा राज्य की ताकत के प्रभुत्व को दर्शाती थी। नए राज्य ने जर्मनी की बैंकिंग, मुद्रा और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी बल दिया तथा प्रशा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाइयां बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल था। अब हम लोग पढ़ेंगे इटली के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इटली के बारे में। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। जिस प्रकार हमारा जर्मनी बंदरगाह था, उसी प्रकार इटली भी कई कालखंडों में विभाजित था। इटली कई वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हेबसबर्ग साम्राज्य बटा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में खंडित था। इटली कितने राज्यों में खंडित था? 7 राज्यों में, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडामेंट में एक इटालिया राजघराने का शासन था। यास्लियाई हेबसबर्गों के अधीन उत्तरी भाग तथा पोप का शासन मध्य इलाकों पर था और स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन दक्षिणी क्षेत्र थे। इतालिया भाषा मैंने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध स्थानीय और क्षेत्रीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में जोसेपे मेतेस्सी ने एकीकृत इतालिया गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कब? 1830 में। किसने? जोसेपे मेतेस्सी ने। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। कौन सा बनाया? यंग इटली नामक गुप्त संगठन। 1831 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इताली राज्यों को जोड़ने का दायित्व सार्डिनिया पिडामेंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गया। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में एकीकृत इटली उनके लिए राजनीतिक प्रभुत्व और आर्थिक विकास की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था और न एक क्रांतिकारी। इतालियाई अभिजात वर्ग के अधिकतर अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालियाई भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। कौन सा भाषा बोलता था? फ्रेंच। फ्रांस से सार्डिनिया पिडामेंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूर कहाँ था, से सार्डिनिया पिडामेंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को पराजित करने में सफल हुआ। नियमित सैनिकों के अतिरिक्त जोसेपे गेरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में भाग लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिलसिलों के राज्य में प्रवेश कर गए तथा स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में कामयाब हुआ। 1861 में एमनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा बनाया गया। कब? 1861 में। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1861 में। और वहां का राजा कौन बना? इमैनुएल द्वितीय। कौन बना? लेकिन इटली के अधिकतर निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अभिनव थे। दक्षिणी इटली में गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड का अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके पश्चात ब्रितानी संसद में अंगल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का मतलब यह हुआ कि स्कॉटलैंड के जीम आम किसानों ने गेरिबाल्डी को समर्थन दिया था। उन्होंने इटालिया के संबंध में भी कभी सुना ही नहीं था और वे समझते थे कि लाटालिया विक्टर इमैनुएल की पत्नी थी। वे लोग जानते थे कि जो लाटियां हैं वह किसके? विक्टर इमैनुएल की पत्नी है। ब्रिटेन की अजीब दस्ताना। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र का आदर्श या मॉडल ग्रेट ब्रिटेन है। कौन है? ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन में राष्ट्र का निर्माण अचानक हुई, कोई क्रांति या उथल पुथल का परिणाम नहीं था। जो ब्रिटेन था वहाँ पे जो राष्ट्र का जो निर्माण हुआ था अचानक हो गया था, बिना किसी क्रांति के, बिना किसी लड़ाई झगड़ा का। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था, लंबी चला था। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था हो नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग वेल्स, अंग्रेज, आरियस या स्कॉट की प्रमुख पहचान निर्जातीय थी।
इन सभी जातीय समूहों की अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, सत्ता और अहमियत में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के इन राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में कामयाब हुआ। एक लंबे संघर्ष और टकराव के पश्चात आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। किससे? कब छीना? 1688 में। इस संसद के माध्यम से एक राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का खास राजनीतिक संस्थानों और संस्कृति को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हॉलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने की कोशिश की, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। अब अगला पॉइंट हम लोगों का है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, किसी शासक को एक मूर्ति या चित्र के रूप में अभिव्यक्त करना सरल है। किसी भी राजा की मूर्ति बना देना, उसका चित्र बना देना बहुत ही आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इन सवाल को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ इस तरह चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया गया था। उस समय एक नारी वेश में प्रस्तुत किया गया था, एक नारी की चित्र बनाया गया था। किसके लिए? अपने राष्ट्र के लिए। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, वह वास्तविक जीवन को कोई खास महिला नहीं थी। जिन्हें कहता, जिस नारी रूप को चुना गया वह वास्तविक जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठेस रूप प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयत्न था। अर्थात नारी की छवि राष्ट्र रूपक बन गई। एक कोई वहाँ पे के जो नारी थी वह नारी की क्या बन गई? छवि की जो फोटो थी वह राष्ट्र का रूपक बन गई, राष्ट्र के लिए आदर्श बन गई। आपको यह याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने न्याय, स्वतंत्रता और गणतंत्र जैसी विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का इस्तेमाल किया। किसके लिए नारी रूपक का इस्तेमाल क्यों किया गया था? तो न्याय के लिए, स्वतंत्रता के लिए और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए। किसका इस्तेमाल किया गया था? नारी रूपक का। किसका इस्तेमाल किया गया था? इन आदर्शों को विशेष प्रतीकों या वस्तुओं से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक टूटी जंजीर या लाल टोपी है। आगे क्या कहते हैं? टूटी जंजीर या लाल टोपी किसका प्रतीक है? तो स्वतंत्रता का। किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का। और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई होती है तथा वह तराजू लिए होती है। आगे इस तरह के नारी रूपों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई का नाम मारियान दिया गया। किसका क्या नाम दिया गया था? इस स्त्री का नाम मारियान। यहाँ से प्रश्न पूछता है 5 नंबर का, ध्यान से सुनना है। लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी गणतंत्र और स्वतंत्रता के थे। किसके चिन्ह थे? गणतंत्र और स्वतंत्रता के। लाल टोपी, कलकी और तिरंगा। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर स्थापित की गई। कहाँ लगाया गया? बाजार में, चौक पर लगाई गई, ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक याद आते रहे, लोग उसे तथामित्व स्थापित कर सके। मारियान की छवि डाक टिकटों और सिक्कों पर अंकित की गई। किस पे? डाक टिकट पे और सिक्कों पे। इसी प्रकार जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चार्चुर्स अभिव्यक्तियों ने जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन जो है बलूत वीरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? टूटी हुई बेड़ियां, आज़ादी मिलना। बादशाह कवच जर्मन साम्राज्य की प्रतीक या शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा से जर्मन राज्यों के ड्यूमक्स ने प्रतिबंधित किया था। उगते सूरज की किरण, एक नए युग का सूत्रपात। अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद।
वाद तथा 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। जब राष्ट्रवाद एक सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया, इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की को हासिल करने के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का इस्तेमाल। इस प्रकार हम लोगों का चैप्टर होता है समाप्त और